आपका मैं प्रवेश भट्ट एजुकेशन एकेडमी के करंट अफेयर के सेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एवरी सैटरडे करंट अफेयर की वीकली सेशन आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज का करंट अफेयर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं भाई। आज का करंट अफेयर का सेशन भी वैसे ही होगा जैसा आपने पिछला वीक देखा था। इसमें 3 परिदृश्य बनेंगे, है ना। 10 नंबर आपका अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का होगा, 10 आपका राष्ट्रीय परिदृश्य का होगा और 10 राजकीय परिदृश्य का। करंट अफेयर में भाई देखो, राजकीय परिदृश्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है ना। आपने देखी होगी पिछले पेपरों में उत्तराखंड से करंट अफेयर बना लेता है एग्जामिनर। ठीक, तो आज शुरू करते हैं आपका सेशन। ठीक है, चलो देखो भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, है ना, 21 जून 2023 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संस्करण कौन सा था? कौन सा संस्करण था, ये ध्यान रखना है आपको। तो कौन सा संस्करण था इसके बारे में जानते हैं। देखो भाई, 11 दिसंबर 2014 को मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव रखा था कि हम क्या करें, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए। ठीक, 21 जून को ही क्यों? क्योंकि 21 जून क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, इसलिए 21 जून को रखा गया। इस प्रस्ताव पे संयुक्त राष्ट्र सभा के 177 सदस्यों ने अपनी सहमति जताई थी, जिसके बाद क्या घोषित हो गया, 2015 से 21 जून को योग दिवस मनाना शुरू हो गया था। ठीक, जिसमें क्या इसका कौन सा संस्करण था भाई? पहले आंसर देख लो इसका, कौन सा था? 9वां संस्करण। ठीक, ये 2023 वाला जो संस्करण था, ये था 9वां संस्करण। ठीक, चलो इसके बारे में देखते हैं। ठीक, एक चीज ध्यान रखना भाई, कई बार क्या होता है, संस्करण तो पूछ लेगा कौन सा संस्करण था, आपने बता दिया 9वां था। कई बार पूछ लेता थीम क्या थी, क्वेश्चन सीधा आ जाएगा आपके पास कि 2023 का 21 जून 2023 की योगा दिवस की थीम क्या थी। तो ये क्या थी भाई, योगा दिवस की थीम योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ठीक, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, या हिंदी में कहेंगे तो वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। ठीक हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन आज अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य का ये है कि हाल ही में चर्चा में रहा नोवा काखोवा का बांध कहां पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है। वही आजकल आपने देखा होगा हर जगह न्यूज चैनल से लेके हर जगह एक चीज छाई हुई है, वो है क्या, रूस यूक्रेन युद्ध। ठीक, क्वेश्चन ये सीधा भी पूछ सकता है आपसे क्या, कि नोवा काखोवा का बांध कहाँ स्थित है ना, ये भी तो पूछ सकता है। तो कहाँ स्थित है, सबसे पहले तो ये स्थित है यूक्रेन में। ठीक, दूसरा पूछ सकता है क्या, ये जो बांध है किस नदी पर स्थित है। तो ये किस नदी पर स्थित है, नीपर नदी। नीपर नदी। एक चीज ध्यान रखेंगे भाई, जो ये नीपर नदी है ये कहां से बहती है, रसिया से, रूस से बहती है। रूस से निकलती है, कहां जाती है, बेलारूस में। ठीक, और बेलारूस से कहां घुसती है, एंटर करती है यूक्रेन। और यूक्रेन के बाद निकल जाती है कहां, काला सागर। क्वेश्चन इस तरह से फॉर्म हो सकता है कि जो यूक्रेन की सबसे बड़ी नदी जो है, सबसे लंबी नदी है, वो कहां पर गिरती है, तो कहां गिरती है, काला सागर में। और यूक्रेन के साथ साथ ये किस और देश की, बेलारूस की। बेलारूस और यूक्रेन दोनों देशों की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नीपर नदी है। एक और इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे इसमें, नीपर नदी के पास बसा हुआ शहर कौन सा है, खेरासान। आप लोगों ने आजकल बहुत देखा होगा न्यूज में चर्चाओं पे रहा खेरासान। खेरासान क्या है, एक जगह है, एक शहर है, किसका, यूक्रेन का, इसी नदी के तट पर है। ठीक, इस पे क्या किया था भाई, भी चर्चा में क्यों रहा ये, चर्चा में इसलिए रहा क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रूसी सेना ने नियंत्रण कर लिया था इस स्थान पर और इस बांध पर भी, और बाद में क्या विस्फोट के जरिए इस बांध को क्या किया गया, तोड़ा गया। और ये देखो, ये फोटो देख लो आप, ये बांध तोड़ा गया है, जिससे क्या हुई, अपार जन हानि हुई है, किसको, यूक्रेन को। ठीक, तो ये उनकी लड़ाई का क्या, युद्ध की एक स्ट्रेटेजी के रूप में रशिया ने कदम उठाया है। हालांकि दोनों सेनाएं क्या आपस में एक दूसरे पर क्या कर रही हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। रूस का कहना है ये है कि यूक्रेन ने जानबूझ के अपना ही बांध क्या किया, तोड़ा है, ताकि किस पे, वैश्विक वैश्विक दृष्टि से क्या हो, रूस को
बताया जा सके कि इन्होंने हमारा बांध तोड़ा। जबकि यूक्रेन का कहना क्या है कि ये जानबूझकर किसने, रसिया ने ये काम किया। आप देख सकते हैं इस बांध के टूटने से, देखिए कितनी बड़ी, कितना बड़ा शहर देखिए पूरा जलमग्न हो गया है ना। तो इससे काफी क्षति हुई थी। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का। नया सवेरा योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? एक बार ध्यान रखना भाई, योजनाएं देखते रहना, योजनाएं क्या करती हैं, इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है पेपर की दृष्टि से। नया सवेरा योजना पहले तो किसकी है, केंद्र सरकार की योजना है। कौन सा मंत्रालय देखता है इसको, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय। कौन सा देखता है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय। इसमें क्या होता है भाई, देखो जो जितने भी अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, है ना, बौद्ध धर्म के हो, कोई भी हो, उनके छात्रों, मतलब उनमें उस कम्युनिटी के जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उनके लिए सरकार क्या लाई है, नया सवेरा योजना लाई है, जिसके तहत क्या होगा, उनको कोचिंग कराई जाएगी। किसकी, यूपीएससी की, है ना, स्टेट पीसीएस की, इसके अलावा रेलवे की, बैंकिंग की। और उसका खर्चा कौन उठाएगा, केंद्र सरकार उठाएगा। केंद्र सरकार कौन सा मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय उठाएगा। ठीक, इसका इसके पीछे सरकार की जो मंशा है, सरकार ये चाहती है कि भाई बच्चे क्या करें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके इसमें, है ना, और उनको क्या हो, जो आर्थिक तंगी के रूप में नहीं पढ़ पाते हैं वो पढ़ सके। इसके लिए क्या होता है, कुछ सिलेक्टेड कोचिंग सेंटर होते हैं या कुछ मानक तय करती है कौन, सरकार। जो कोचिंग सेंटर उस मानकों पे खरे उतरेंगे, उनको क्या दी जाएगी, बच्चे दिए जाएंगे इसके। ठीक, चलो आगे आओ। देखो इसमें थोड़ा महत्वपूर्ण तथ्य आप देख सकते हैं, किसका है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का है। ठीक है भाई, और वही है क्या, करीब 1 लाख, देखो डाटा आप देखेंगे तो 1,20,000 अल्पसंख्यक छात्रों को क्या होगा, फायदा होगा इससे। तो अच्छी स्कीम है भाई, होनी चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट देखेंगे। ये देखो भाई, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले पेपरों में बन भी सकता है क्वेश्चन। क्या पूछा है, अरब सागर में बनने वाले चक्रवात साइक्लोन को क्या, बिपरजॉय का नाम किस देश के द्वारा दिया गया। ठीक, तो बिपरजॉय जो नाम है, ये बांग्ला भाषा शब्द का है। ये शब्द जो है बांग्ला बांग्ला भाषा का है। ठीक, इसको बिपौर जॉय भी बोलते हैं ना, बांग्ला में बिपौर जॉय बोलते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन होता है इसका होता है वो बिपौर जॉय। तो आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश ने। ठीक, एक चीज देखेंगे इसमें, देखो भाई सबसे पहले चक्रवात, पता ही है आपको चक्रवात कैसे आता है ना। जब क्या होता है, समुद्र की सतह, जो समुद्र का पानी होता है ना, लेकिन सतह पर, जो समुद्र की सतह पर जो पानी होता है वो कितने डिग्री, 25-26 डिग्री पर जब गर्म हो जाता है या गर्म होने लगता है, तो उसके कारण क्या होता है, हवाएं जो होती हैं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। ठीक, अब हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ गई तो नीचे क्या हो गया, एक लो प्रेशर बेल्ट जनरेट हो गई, है ना। अब अगर लो प्रेशर हुई तो क्या होगी, आसपास की क्या होती है हवाएं, क्या तेजी से उस खाली स्थान को भरने के लिए आती है, जिससे क्या, जो क्या एक साइक्लोन का रूप धारण कर लेते हैं, है ना। अलग अलग तरीके के साइक्लोन होते हैं। ठीक, एक चीज और देखेंगे इसमें, कोई भी साइक्लोन मतलब कई साइक्लोन आते हैं, है ना, काफी सारे साइक्लोन आते हैं, लेकिन नाम रखने की जो परंपरा है, पहले तो बात नाम कौन रखता है, जैसा अभी ये बिपरजॉय बांग्लादेश ने रखा, क्यों रखा, कोई और देश क्यों नहीं रख सकता, आया तो कहाँ था ये, अरब सागर में आया ना, कोई भी देश रख सकता था, बहुत सारे देश लगते हैं। बांग्लादेश ने इसलिए रखा भाई क्योंकि देखो 2004 में कितने देश, 8 देशों ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत क्या रखेंगे, साइक्लोनों के नाम रखा जाना तय हुआ था। उन 8 देशों में भारत था, बांग्लादेश था, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड, श्रीलंका। ये 2004 से थे। 2004 से 2018 तक ऐसी व्यवस्था रही यथायथ, ये 8 देश क्या होते थे, नाम देते थे। इसके अलावा बाद में 2018 से इसमें 5 देश और जुड़ गए। 5 देशों में कौन, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन, ये 5 देश और जुड़ गए, जो अब क्या करते हैं, ये कुल मिला के 13 देश हो गए, जो उत्तरी हिंद महासागर में जो क्या करते हैं, चक्रवातों के नाम रखते हैं। कैसे रखते हैं, ए से जेड की श्रृंखला में, ए टू जेड में होता है, प्रत्येक जो 13 देश है, प्रत्येक 13 देश 13 नाम सुझाते हैं। तो जैसे जैसे साइक्लोन आते हैं प्रत्येक देश रखता है, जैसे अगला टर्न आई थिंक भारत का है, तो भारत को नाम सुझाना पड़ेगा किसके लिए, चक्रवात के लिए। ठीक, कुछ नियम भी है इसमें, ठीक, उतना अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना जरूरी है। चलो अगला देखो, हाल ही में भारत के एशियाई फेसिंग चैंपियनशिप, देखो भाई एशियाई फेसिंग चैंपियनशिप, एक चीज ध्यान रखना, पहली भारतीय महिला, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, क्यों, एक तो पहली है, दूसरा महिला है ना, पहली भारतीय महिला कौन है, भवानी
देवी कौन है? भवानी देवी है पहली भारतीय महिला। ठीक, जो ये भवानी देवी है चेन्नई की है, चेन्नई की है, तमिलनाडु चेन्नई से बिलोंग करती है। इनका जो पूरा नाम है भाई वो चडवला आनंद सुंदरामन भवानी देवी, काफी लंबा नाम है। वहाँ फादर का नेम, गांव का नेम सब साथ में लगाते हैं। तो चडवला चड चडलावदा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर मैं बता रहा हूं। चडलावदा आनंद सुंदरामन, तब है भवानी देवी। चडवला चडलावदा आनंद सुंदरामन भवानी देवी। ठीक, फेसिंग करती है। फेसिंग क्या होता है भाई? तलवारबाजी होती है ना, तलवारबाजी होती है, जिसमें इन्होंने क्या, थोड़ा तथ्य देखो इसमें। कब हुई थी? 19 जून को हुई थी। और कौन सी है? एशियाई फेसिंग है। ठीक, कहाँ हो रही थी? चाइना में हो रही थी, चाइना के वुक्सी में, चाइना के वुक्सी में आयोजित हो रही थी। ठीक, और इन्होंने क्या जीता इसमें? कांस्य पदक। ये भी ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन ये भी बनता है भाई कि जो भवानी देवी है उन्होंने एशियाई फेसिंग में कौन सा पदक जीता। तो ये भी ध्यान रखने वाली चीज है इसमें, कौन सा जीता? कांस्य पदक। सेमीफाइनल हार गई थी वो, किससे? उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी से। ठीक, उज्बेकिस्तान से हार गई थी, इसलिए कांस्य पदक मिला, लेकिन पहली है इसलिए याद करना जरूरी। चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, आपने देखा होगा आजकल बहुत ज्यादा रहा ये सुर्खियों में। क्या है ये? एक पनडुब्बी। ठीक, हाल ही में चर्चा में रही पर्यटन पनडुब्बी टाइटन, नाम क्या है इसका? टाइटन, नाम है इसका टाइटन। अब देखो एक चीज, आंसर क्या है इसका? यूएस, आंसर है इसका यूएस। ठीक, अब एक चीज देखो भाई, ये जो पर्यटन है ये किस कंपनी की थी? यूएसए की थी। ठीक हो गया, यूएसए कंपनी की थी। अब एक चीज हम देखेंगे इसमें, अमेरिकी फर्म है, अमेरिकी फर्म है कौन? ओशन गेट एक्सपीडिशन। ओशन गेट एक्सपीडिशन एक फर्म है जो क्या कर रही थी 2021 से, क्या कर रही थी? पनडुब्बी में लोगों को सैर कराती थी। किसकी? जो टाइटैनिक जहाज था ना, टाइटैनिक जहाज, कब डूबा था टाइटैनिक जहाज? 1912। कब डूबा था? 1912। ठीक, अटलांटिक सागर में डूबा था 1912। कहाँ पड़ा इसका मलबा? अटलांटिक सागर में ही पड़ा है इसका मलबा, लगभग 12,500, 12,500 फीट गहराई पर इसका मलबा पड़ा हुआ है, जिसे देखने के लिए क्या करते हैं? अब क्यूरियोसिटी देखो ना लोगों की। अब ये सारे अमीर गए थे, इसमें 5 लोग थे, पांचों मर गए, पांचों अमीर थे। अमीर मतलब एक अमीर होता है, एक बहुत अमीर होता है, तो बहुत अमीर लोगों की श्रेणी थी। इन 5 में से क्या था? ओशन गेट एक्सपीडिशन के सीईओ भी थे इसमें, ये खुद गए थे, इसी कंपनी के सीईओ भी गए थे, वो भी मर गए इसमें। ठीक, जो मलबा था, टाइटेनिक जहाज डूबा कब था? 1912। ठीक, और मलबा जो ढूंढा गया था, कब ढूंढा गया था इसका? 1985। 1985 में इसका मलबा ढूंढा गया था, किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्लार्ड के द्वारा। ये यूएसए के क्या थे? नेवल ऑफिसर थे, ये भी यूएसए के थे और नेवल ऑफिसर थे। इन्होंने इसका 1985 में मलबा ढूंढ लिया था इसका, और वही मलबा इन्होंने ढूंढा, उसके बाद से क्या होड़ लग गई लोगों में देख, है ना। तो बताते हैं कि जो ये टाइटैनिक की जो टाइटन नामक जो पनडुब्बी थी, बहुत मजबूत, बहुत सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी बनाई जाती। लेकिन समुद्र है, देखो समुद्र क्या होता है? अव्यवस्थाओं से घिरा होता है ना, विविधताओं से घिरा होता है। उसमें क्या होती है? कई ऐसी चीजें होती हैं जो क्या अभी तक शोध का विषय है। तो कहा जाता है भाई कि ये जो टाइटन डूबी, समुद्र में क्या बन गया था? बहुत अत्यधिक घनत्व बन गया था, डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई थी, और ये फट गई थी, है ना, जिससे क्या हुआ? सभी पांचों की मृत्यु हो गई थी। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो हाल ही में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हाल ही में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन करने वाला, क्या पूछा है? एशिया का पूछा है। जब भी क्वेश्चन देखोगे ये बात देखना कि पूछा क्या, एशिया पूछा है, विश्व पूछा, क्या पूछा। कई बार क्या होता है, आदमी ने पढ़ा होता है, दोनों चीजें पढ़ी होती है, एशिया देखता नहीं, डायरेक्ट मार देता विश्व, क्योंकि दोनों अलग अलग है। एशिया में कौन है पहला? चीन। एशिया में पहला बन गया चीन। अभी हाल ही में चीन ने क्या की? हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का अपना अनावरण किया। और दुनिया का पहला देश कौन सा है? दुनिया का पहला देश कौन सा है? जर्मनी। फर्स्ट कौन है?
जर्मनी विश्व में। ठीक, विश्व में जर्मनी फर्स्ट है और एशिया में चाइना फर्स्ट है। चलो इसके बारे में देखो कुछ। अब तुम एक चीज देखो, जर्मनी पहला है, ठीक, पहला देश जर्मनी है, ठीक। भारत भी हाइड्रोजन ट्रेन क्या वक्त कर रहा है, बना रहा है। तो विश्व का तीसरा देश मुझे लगता है भारत हो जाएगा, क्योंकि कब है, दिसंबर 23 में, दिसंबर 23 2023 में भारत की भी पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलने लगेगी, जिसमें पहला ट्रायल कहाँ करेंगे वो, जिंद से सोनीपत के बीच में। पहला ट्रायल होगा जिंद से सोनीपत के बीच में, लेकिन अत्यधिक ट्रैकों में चलेगी, जिसमें तीर्थ यात्रा के जो कॉरिडोर होते हैं, जैसे उसमें पहला जो चलाना है वो कालका शिमला वाले में चलाया जाएगा, भारत का पहला, ठीक। सबसे अच्छी बात क्या है, जो हमारी ट्रेन है हाइड्रोजन, वो पूरी तरह से क्या है, स्वदेशी प्रक्रिया पर निर्धारित है, ठीक है, पूरी तरीके से क्या है, स्वदेशी ट्रेन, ठीक। चलो आगे आ जाओ। देखो भाई, जो गणतंत्र दिवस है, 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन कौन थे भाई, अब्दुल फतेह अल सीसी। कहाँ के राष्ट्रपति हैं, मिस्र के राष्ट्रपति। ये भी ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी फॉर्म कर लेता है, क्या पूछ लेता है, पूछ लेगा जो 74वें गणतंत्र दिवस में समारोह के जो मुख्य अतिथि अब्दुल फतेह अल सीसी थे, वो किस देश के राष्ट्रपति थे। तो देश भी याद रखना है भाई, देश क्या है, मिस्र, इजिप्ट, ठीक। चलो ये तो सीधा याद करना है, इसमें कुछ है ही नहीं और, ठीक है भाई। ये है, ये हमारे माननीय मोदी जी हैं, और ये है 2014 से राष्ट्रपति हैं, ये भी इजिप्ट में, मिस्र में, ठीक। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो भाई क्या पूछा है, वर्ष 1961 के किस देश ने आबादी में पहली बार गिरावट दर्ज की, किसने करी है, चाइना। आज से पहले जो डाटा आता था उसमें क्या था, पहले नंबर पे चाइना था, दूसरे पे भारत था। तो आप लोगों को बधाई हो गई कि भारत पहले नंबर पे आ गया है। लेकिन अभी ऐसा कौन बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है कौन, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या क्या कोष के आंकड़े, ठीक। ऐसा कौन बोल रहा है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आंकड़े बोल रहे हैं कि जो भारत है, भारत ने क्या कर दिया, चाइना को आबादी में पिछाड़ दिया। और कितने से पिछाड़ दिया, लगभग 2.9 मिलियन, लगभग 2.9 मिलियन, 2.9 मिलियन मतलब 29 लाख। कहा जा रहा है कि 29 लाख लोग हम ज्यादा हो गए हैं, इससे, चाइना से। आप लोग जो देख रहे हैं, काफी लोगों का योगदान होगा इसमें, है ना, तो आप लोग भी बधाई के पात्र हैं भाई, ठीक। एक चीज और देखेंगे, चाइना क्यों जा रहा है नीचे, क्योंकि चाइना में क्या है, युवा जो आबादी है चाइना की क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। अब ये क्या क्या नेगेटिव ग्रोथ कर रहा है चाइना, नेगेटिव ग्रोथ मतलब क्या हो रही है, मृत्यु क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, मरत बस किसके, पैदा होने वालों से, ठीक। जबकि भारत अभी क्या है, भारत में, भारत की आबादी जो है वो 14 से 64 वर्ष की, 14 से 64 वर्ष का अगर देखा जाएगा तो 68%। इसलिए भारत क्या है, युवाओं का देश कहा जाता है इसलिए, ठीक। चलो ये है भाई चाइना के सी जिनपिंग, ठीक। चलो आगे आओ। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य का लास्ट आज 10वां क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस, ठीक। ब्रेल दिवस क्या होता है भाई, है जो नेत्रबाधित बच्चे होते हैं, वो जो पढ़ने और लिखने की तरीका जो उनका होता है, उसे बोलते हैं ब्रेल लिपि, है ना। किसने करी, किसने बनाई ब्रेल लिपि, लुई ब्रेल, लुई ब्रेल ने बनाई थी, ठीक। कब होता है, 4 जनवरी। सीधा ध्यान रखना है, ब्रेल दिवस कब, 4 जनवरी। किससे संबंधित, जो आंखों से क्या होते हैं, दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं उनके लिए होता है, ठीक। और किसने बनाई, लुई ब्रेल ने। कब, 2018 से प्रस्ताव पारित हुआ था इसका, ठीक है, पारित हुआ था। और इन्हीं का जन्मदिन था 4 जनवरी को, जिन्होंने ब्रेल लिपि का निर्माण किया था, इन्हीं का जन्मदिन था 4 जनवरी को, इसलिए 4 जनवरी को हर साल मनाया जाएगा, ठीक। चलो आ जाओ अगला। अब राष्ट्रीय परिदृश्य में पहला क्वेश्चन 11वें नंबर का, हाल ही में मणिपुर हिंसा की जांच करने के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में की भाई, बताओ।
हाल ही में मणिपुर हिंसा, बहुत हॉट टॉपिक इस टाइम राष्ट्रीय परिदृश्य में। सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक कौन सा है? मणिपुर हिंसा का। ठीक, जांच करने के लिए दो तरीके से ध्यान रखना भाई, एक शांति स्थापित करने के लिए कमेटी बनाई गई है, एक जांच करने के लिए। जांच कैसी होती है कि भाई कौन दंगाई थे, क्या उस समय ऐसा क्रिएट होगी सिचुएशन की हिंसक हो गया। भाई एक विरोध प्रदर्शन था, है ना, एक विरोध प्रदर्शन था जो क्या हो गया, हिंसात्मक रूप जिसने ले लिया, और एक विवाद जो हो गया क्या हो गया, संघर्ष के रूप में तब्दील हो गया। कहा? मणिपुर, है ना। तो इसमें बनाई है अजय लांबा जी। इसका आंसर क्या है? अजय लांबा जी। अजय लांबा जी क्या थे? गुवाहाटी के क्या थे? पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक, किसने बनाई है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है। इसमें इनके साथ दो लोग और हैं, एक रिटायर्ड आईएएस है, एक रिटायर्ड आईपीएस है। एक रिटायर्ड आईएएस है, एक रिटायर्ड आईपीएस है। रिटायर्ड आईएएस जो है वो है हिमांशु शेखर दास। इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी सुना रहेगा तो कल के दिन याद भी रहता है ना। हिमांशु शेखर दास कौन है? रिटायर्ड आईएएस जो इस कमेटी के सदस्य है। और जो आईपीएस है वो कौन है? आलोक प्रभाकर, वो आईपीएस है, रिटायर्ड है दोनों। ठीक, तीनों ही रिटायर्ड हो गए, ये भी रिटायर्ड है जलांबा जी। ठीक, और जो शांति कमेटी बनाई है उसकी कौन है अध्यक्ष? वहां की राज्यपाल। ठीक भाई, देखो भाई इसके बारे में देखो, ये अजय लांबा जी के नेतृत्व में बनाई गई है। ठीक, ये 6 महीने में क्या करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? मणिपुर की राजधानी इम्फाल में बनाया गया। और 6 महीने तक ये क्या करेंगे? तथ्यों को देखेंगे। इन्होंने वहां जनता से भी अपील की है कि किसी के पास उस समय के वीडियो फुटेज हो या कोई जानकारी हो, कोई मैसेज हो तो हमें तुरंत बताएं, ताकि हम क्या करें, इस पे एक निर्णय ले सके कि गलती किसकी थी। मणिपुर हिंसा के पीछे आपको पता ही है कि दो जनजातियां हैं वहां पे, एक मैताई एक कुकी कुकी है ना, दोनों पुरानी जनजाति हैं। ठीक, एसटी को लेके, एसटी दर्जे को लेके विवाद शुरू हुआ, और विवाद इतना बढ़ गया कि संघर्ष का रूप ले लिया। ठीक, इस टॉपिक में मैं आपको एक सजेशन दूंगा, हमारे ही चैनल में एक वीडियो बनाया है सुबोध सर ने, मणिपुर हिंसा में। बहुत अच्छा विश्लेषण किया है सुबोध सर ने, आप जरूर देखिए। जिसने नहीं देखा है, जिन्होंने देख लिया तो बहुत अच्छा है, पर जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। मणिपुर हिंसा पूरा वीडियो बनाया उन्होंने, है ना, आप चेक कर सकते हैं। ठीक, जीएस के परफेक्ट में भी जोड़ा है उस चीज को उन्होंने, तो आप देख सकते हैं, आपको ज्ञानवर्धक चीजें मिल जाएंगी इसमें। ठीक, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में साहित्य अकादमी, क्या है? साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा, हिंदी भाषा में भी क्या पूछा है? बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया? भाई देखो, दो चीजें ध्यान रखना भाई। एक तो क्या पूछा है हिंदी साहित्य में, दूसरा क्या पूछा है? बाल साहित्य, हिंदी भाषा का बाल साहित्य पूछा, साहित्य नहीं पूछा, बाल साहित्य पूछा। ठीक है, कौन है? इसमें आंसर है सूर्यनाथ सिंह। किसने किया है? सूर्यनाथ सिंह जी ने किया है। इनकी एक लघु कथा है कौतुक ऐप। कौतुक ऐप जो एक लघु कथा है, उसके लेने क्या मिला? साहित्य अकादमी में हिंदी भाषा में बाल साहित्य। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बाल साहित्य कितनी भाषाओं में मिलता है, तो कितनी मिलता है भाई? 22+1। 22 भाषाएं जो संविधान में लिखी गई है, एक वो, और एक कौन? अंग्रेजी। साथ 23 भाषाओं में क्या मिलता है? ये पुरस्कार मिलता है। ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। ये देखो, ये लघु कथा का क्या है, ऐसा दिखता है भाई उसका ऐप, है ना। कौतुक ऐप किसके द्वारा? सूर्यनाथ सिंह। ठीक, चलो नेक्स्ट आ जाओ। अगला क्वेश्चन है भाई 108वीं विज्ञान कांग्रेस। भाई देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा जाता रहा है ना, आगे भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। 108वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नागपुर में। किसने किया? मोदी जी ने। कैसे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ठीक, सीधा याद करना है इसको। चलो 14वां क्वेश्चन आ जाओ। ठीक है, इसके बारे में आप देख हाँ, एक चीज और देख लेना, जो 108वीं विज्ञान कांग्रेस है, इसमें एक चीज और है भाई, इसकी थीम ये भी देखना है, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, दो चीज जुड़ गई, एक तो महिला सशक्तिकरण, वुमन एम्पावरमेंट, जिसमें क्या है, मोदी सरकार का विशेष ध्यान रहता है, तो थीम भी याद रख लेना, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। चलो नेक्स्ट, एक और देखो भाई, हाल ही में हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन पूछ सकता है ना, अभी हुआ था, पूछ सकता है। इसमें कहाँ है? उड़ीसा। ठीक, कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। उड़ीसा की दो जगह हुआ, कहाँ? एक तो भुवनेश्वर, और दूसरा कहाँ हुआ? राउरकेला। ठीक है,
भुवनेश्वर में था आपका कौन सा, कलिंगा स्टेडियम, और यहाँ कौन सा था, बीजू पटनायक, बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम। ठीक, इन दो जगह क्या हुआ था, हमारा क्या होता हॉकी विश्व कप 2023। एक चीज और याद रखना इसमें, जीता कौन इसे, फाइनल कौन जीता, जर्मनी। फाइनल में कौन जीता, जर्मनी। ठीक है भाई, और हराया किसको, बेल्जियम को। तो ये भी याद रख सकते, सीधा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने अपने नाम किया, तो किसने किया भाई, जर्मनी। और हारा कौन, बेल्जियम। ठीक, चलो आगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 आपका राष्ट्रीय परिदृश्य का सामने दिख रहा है आपको। हाल ही में वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार, कौन सा, गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला, गीता प्रेस गोरखपुर। ठीक, गीता प्रेस गोरखपुर। देखो भाई, दो चीजें, गांधी शांति पुरस्कार दिया, किसको दिया, गीता प्रेस गोरखपुर को दिया। कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी इसकी कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। ठीक, इसके तहत कितना मिलता है भाई राशि, पुरस्कार राशि 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए दिया जाता है। हालांकि इन्होंने क्या किया, गीता प्रेस गोरखपुर ने 1 करोड़ लेने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। ठीक, इनाम की राशि नहीं ली, बाकी इन्होंने सम्मान ले लिया था, इनाम की राशि नहीं ली थी किसने, गीता प्रेस गोरखपुर। जब बात आती है गांधी शांति पुरस्कार की, तो एक चीज ध्यान रखेंगे भाई कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गांधी शांति पुरस्कार 2013 में किसे मिला, है ना। क्वेश्चन थोड़ा रिलेट भी करते चलेंगे ताकि चीजें और भी याद रह सके। किसे मिला 2013 में, उत्तराखंड के व्यक्ति थे कौन, चंडी प्रसाद भट्ट। किसको मिला, चंडी प्रसाद भट्ट जी को मिला था। ठीक, ये कौन सा मंत्रालय देता है गांधी शांति पुरस्कार, संस्कृति मंत्रालय, केंद्र सरकार का संस्कृति मंत्रालय देता है गांधी शांति पुरस्कार। कब से शुरुआत हुई, 1995। जब हम किसी क्वेश्चन को देख रहे हैं तो जो भी उसका परिप्रेक्ष्य है, उसके आसपास की चीजें हमें देख लेनी चाहिए। कई बार सीधा क्वेश्चन ही पूछ लेगा कि गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, तो कब से हुई, 1995। मंत्रालय कौन देता है, संस्कृत मंत्रालय देता है। ठीक है भाई, चलो। अच्छा, ये 2021 देख के कंफ्यूज मत हो ना, ये 2023 में दिया गया है ना, 2021 का है लेकिन दिया गया 2023 में है, इसलिए करंट के हिसाब से हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण। चलो नेक्स्ट। ये गीता प्रेस जो है गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश में, उसकी फोटो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16 है भाई। हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रसून जोशी जी को क्या बनाया गया, सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित, ये भी देखते रहना भैया, सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया क्या है, ब्रांड एम्बेसडर किसने, उत्तराखंड। अब क्योंकि उत्तराखंड ने बनाया इसलिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट। ठीक, अभी हाल ही में ऋषभ पंत को भी बनाया था, लेकिन किसके क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में बनाया गया। ठीक, तो ध्यान देना भाई, ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, उत्तराखंड से प्रसून जोशी को बनाया, शायद 2022 में बना दिया था इसको, लेकिन करंट के लिहाज से। एक चीज और देख लेना, प्रसून जोशी जी है क्या है, ये केंद्रीय फिल्म प्रमाणक बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं इस समय हाल। ठीक, जो सेंसर बोर्ड होता है उसके अध्यक्ष भी। अब चूंकि बड़ी हस्ती है तो इनसे एक चीज और ध्यान रखेंगे हम, ये है कहाँ की। कई बार सीधा सीधा पूछ लेता है, जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं कौन, प्रसून जोशी का संबंध किस जनपद से है, तो किस जनपद से है, अल्मोड़ा से, अल्मोड़ा के दान्या में। जो अल्मोड़ा के होंगे उन्हें पता होगा, दान्या जगह है अल्मोड़ा में, जहां से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं प्रसून जोशी। जब इनकी बात चली है तो इनके बारे में एक चीज बताते हैं भाई, ये जब 17 साल की उम्र के थे, कितने, 17 साल की, 17 साल में इन्होंने क्या लिख दी थी, एक पुस्तक लिख दी थी। अब पहले से होनहार थे, है ना, 17 साल में पुस्तक लिख दी थी। पुस्तक का नाम क्या था, मैं और वो, मैं और वो, पुस्तक का नाम क्या है, मैं और वो। अब सोचो, 17 साल में इन्होंने पुस्तक लिख दी, मैं और वो, और आप लोग जब 17 साल की उम्र में होंगे तो आप लोग मैं और वो करने में लगे होंगे, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। ठीक, देखो इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, चलो भाई, राष्ट्रीय परिदृश्य का 17वें नंबर का जो क्वेश्चन है, हाल ही में पहला वीर बाल दिवस कब मनाया गया, वीर बाल दिवस कब मनाया गया, 26 दिसंबर। कब मनाया गया भाई, 26 दिसंबर को मनाया गया। ठीक, इसके बारे में देखो,
जो ये वीर बाल दिवस है ये किसके उसमें मनाया गया भाई? गुरु गोविंद सिंह जो थे 10वें गुरु सिखों के, उनके जो बेटे थे, कौन, दो बेटे, चार बेटे थे उनके, उनमें से दो बेटे जो थे, जो साहिबजादे हैं, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह। बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह। बात है 1704 की, जब औरंगजेब ने क्या किया था, आनंदपुर साहिब किले पे क्या कर दिया था, कब्जा कर दिया था। तो गोविंद सिंह शर्त के अनुसार क्या किला छोड़ना पड़ा, है ना। लेकिन औरंगजेब ने इनके दो बेटों को क्या कर दिया, कैद कर दिया था अपने पास। प्रताड़नाएं दी गई, यातनाएं दी गई, और क्या कहा कि इस्लाम धर्म को कबूल कर लो तो हम आपकी क्या बख्श देंगे, जान बख्श देंगे। लेकिन दोनों ही बालकों ने क्या बोला भाई, कि जान चली जाएगी लेकिन क्या करेंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं जाएंगे, है ना। तो औरंगजेब ने इन्हें क्या किया था, दोनों को जिंदा दफना दिया था, किस पे, दीवार पे। और जिस दीवार पे जिंदा दफनाया गया था वो आज जगह है फतेहगढ़ साहिब। फतेहगढ़ साहिब आज भी क्या है, ये सिखों का क्या है, धार्मिक स्थल के रूप में पूजा जाता है। कहाँ पे, पंजाब में स्थित है ना, फतेहगढ़ साहिब। चलो आगे आओ। 18वां क्वेश्चन है भाई, हाल ही में भारत और नेपाल का कौन सा संयुक्त अभ्यास हाल ही में हुआ है, पहली बार। लेकिन भाई देखो एक चीज ध्यान रखना, संयुक्त अभ्यास भी देखते रहा करो, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि यह संयुक्त अभ्यास किस किस देश के बीच में। अब बताओ कौन है इसमें, भारत और नेपाल में, सूर्य किरण। भारत और नेपाल की थल सेनाओं के बीच है ना, थल सेनाओं के बीच होता है कौन सा, सूर्य किरण। यह सूर्य किरण है ना। ये कौन सा संस्करण है, 16वां। 16वां संस्करण है, जो कहाँ हुआ, नेपाल में, सेलखेड़ी जगह पे, नेपाल में, और 16वां। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, 15वां कहाँ हुआ, इससे पहले साल 15वां हुआ था, इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुआ, उत्तराखंड में, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड की परिदृश्य से भी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में हुआ। और उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ, पिथौरागढ़। ये भी ध्यान रखेंगे, सूर्य किरण जो क्या है, नेपाल और भारत की थल सेनाओं के बीच क्या है, युद्धाभ्यास एक्सरसाइज है, जो कहाँ हुआ, इस समय वाला तो नेपाल में हुआ, है ना। 16वां संस्करण, लेकिन 15वां भी इससे पहले वाला भी याद रखना है, क्योंकि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में होता है। तो उत्तराखंड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक। चलो देखो, काजिंद किसके साथ होता है, काजिंद होता है भारत और कजाकिस्तान का, भारत और कजाकिस्तान। हैंड इन हैंड किसका होता है, हैंड इन हैंड भारत और चाइना। हैंड इन हैंड किसका है, भारत और चाइना। और वज्र प्रहार किसका है, बताओ। वज्र प्रहार है भारत और यूएस, अमेरिकी सेना और भारतीय सेना के बीच वज्र प्रहार, ठीक। चारों याद कर लेना भाई, ठीक है। दिसंबर 2022 में हुआ था, ठीक। अब अगला जो होगा दिसंबर 2023 में हुआ था। देखो कहाँ हुआ था ये, नेपाल के सलझंडी, सलझंडी एक जगह है नेपाल में, वहां हुआ था, ठीक। नेपाल याद रखना, सलझंडी बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक। आ जाओ नया 19वां क्वेश्चन देखो, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस 2023, पहले देख लेना भाई, ईयर जरूर देखना, करंट अफेयर के जब क्वेश्चन आते हैं तो पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। अधिकतर बच्चे क्या कर देते हैं, जल्दबाजी में पढ़ के क्वेश्चन गलत करते हैं, क्योंकि पिछला भी याद रखते हैं हम लोग। करंट अफेयर जब जनरली पढ़ते हैं आप लोग भी, तो 23 को तो याद रखेंगे रखेंगे, 22 का भी याद रखते हैं ना। तो वहां पे क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाती है, और 22 वाला मार के आ गए, और घर में लगा रहे नंबर सही है, बाद में पता चलता है कि 23वां पूछा। तो इसलिए क्वेश्चन पहले ध्यान से देखना है। कहाँ हुआ ये, मध्य प्रदेश के इंदौर में। कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश के इंदौर, ठीक। जो प्रवासी भारतीय दिवस है 2023, देखो भाई, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया कब क्यों जाता है, कब मनाया जाता है पहले बताओ, 9 जनवरी। क्या हुआ था 9 जनवरी के दिन, क्यों मनाया जाता है ये, 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी लौटे थे कहां से, दक्षिण अफ्रीका से, इसीलिए तब से क्या होता है, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को इसीलिए मनाया जाता है, ठीक है भाई। इस बार सम्मेलन का विषय क्या था, ये भी चेक कर लेना, विषय क्या था, अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदारी। एक और चीज देखना है यहाँ से, आजकल बहुत शब्द सुनने में आ रहा है अमृतकाल, है ना। कई जगह आप देख रहे होंगे अमृतकाल महोत्सव, अमृतकाल क्या है, अमृतकाल 75वें वर्ष से, देश के 75वें वर्ष से 100 वर्षों का बीच के
वर्ष, मतलब 25 वर्ष। माननीय मोदी जी ने क्या बोला है भाई, भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने क्या बोला है कि जो 75 साल से 100 साल तक के जो 25 वर्ष होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, अमृतकाल के रूप में मनाएंगे। इस अमृतकाल में क्या करेंगे हम, डिजिटलाइजेशन है ना, तकनीकी पे विशेष जोर देंगे, मॉडर्न बनाएंगे देश को, है ना। तो इस पे इनकी क्या है, थीम है। चलो आगे आ जाओ। एक क्वेश्चन देखो भाई, हाल ही में आरबीआई के द्वारा कौन से खुदरा डिजिटल, ये देखो भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आरबीआई के द्वारा कौन सा खुदरा डिजिटल रुपए के रूप में जाना गया, कौन सा, ई रुपए। कौन सा जाना गया, ई रुपए जाना गया, ठीक। अब एक चीज देखो, जो ई रुपए है क्या है, क्या समझते हो इसको, जो खुदरा डिजिटल रुपए है ये क्या है भाई, पहले इसको समझो ये क्या है सब। ये है नगदी का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, नगदी का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, मतलब आप समझे। आपने सुना होगा, अभी बहुत चर्चाओं में रहा पिछले कुछ टाइम में, क्रिप्टो करेंसी, है ना। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा शब्द हो गया जो आम भाषा में सब लोग सुनते हैं। क्रिप्टो करेंसी में भी एक बहुत अच्छा कॉइन था बिटकॉइन, है ना। लेकिन वो क्या थे, वो निजी रूप से थे, निजी लोगों ने बनाए थे, मतलब कोई संस्थागत उसमें कोई ऐसी जो कंपनी जो उसको रेगुलेट कर सके ऐसी नहीं थी, वो निजी लोगों के थे, इसलिए उसमें क्या होता, फ्रॉड होने की संभावनाएं बहुत अधिक थी और फ्लक्चुएट भी बहुत ज्यादा करता था। आज वो 25 लाख का है एक बिटकॉइन, कल पता लगा 80 लाख का हो जाएगा। क्यों बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, कोई पता ही नहीं। रेगुलेटिंग कोई सस्ता ही नहीं है, आज आपने 80 लाख में खरीदा, कल पता लगा 10 लाख में आ गया, है ना। बिटकॉइन है, सिया कॉइन है, काफी सारे कॉइन है उसमें, मैग्नेटिक है, पता नहीं काफी सारे हैं ऐसे ही। लेकिन क्या आरबीआई ने निकाल दिया अपना खुदरा डिजिटल, क्या नाम रखा उसका, ई रूपी। फायदा क्या होगा इससे भाई, देखो आरबीआई रेगुलेट कर रही है इसको, है ना। नगदी का जो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रूप क्या होगा, बनेगा इसमें। लेकिन अभी आरबीआई ने इसमें क्या किया, अगर आप ई रूपी को क्या रखते हैं, सेविंग के रूप में आप जमा रखते हैं, तो इसमें क्या नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और ऐसा इसलिए किया गया कि अगर इसमें भी इंटरेस्ट देने लग जाएगा तो क्या होगा, बैंकों पर नेगेटिव असर पड़ेगा। बैंकों में क्यों रखेगा आदमी पैसा, है ना, डिजिटल रूप के रूप में रखेगा। और अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत चलाया जा रहा है, अभी कुल मिला के 7 या 8 बैंकों को दिया है इसका, जिससे आप क्या कर सकते हैं, डिजिटल रुपए खरीद सकते हैं, डिजिटल रुपए की तरह है ना। और लीगल टेंडर है, मतलब भारत सरकार का आप नोट लाओ, चाहे बॉन्ड लाओ, चाहे डिजिटल रुपए लाओ, बराबर है, मान्य, ठीक। फोटो में दिख रहा है आपको आर का चिन्ह। चलो ये बताओ, किसने करा, किसने डिजाइन किया था ये, 2010 में डी, डी उदय कुमार, डी उदय कुमार द्वारा 2010 में ये डिजाइन किया गया था, ठीक। इसमें क्या है भाई, देवनागरी व्यंजन का रा और लैटिन भाषा के आर, इन दोनों का क्या है, मिश्रण। तो ये भी याद रखेंगे भाई, है ना, ठीक। चलो आगे आओ। चलो अब आपके आगे राजकीय परिदृश्य के आगे आपकी करंट अफेयर उत्तराखंड से संबंधित पहला क्वेश्चन देखो क्या है, मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा प्रदेश के पहले हेल्थ एटीएम, क्या होता है ये हेल्थ एटीएम, किस जनपद में किया गया, किस में किया गया, देहरादून, है ना, किस में किया गया, देहरादून में किया गया। क्या होता है हेल्थ एटीएम, हेल्थ एटीएम एक तरह की क्या, एक मशीन आपकी लगाई गई है, जिसमें आप एक बूंद खून डालोगे तो क्या होगा, 30 सेकंड के अंदर 72 प्रकार की जांचें हो जाएगी, है ना। 30 सेकंड के अंदर 72 प्रकार की जांचें हो जाएंगी। अभी कहाँ लगा है, सचिवालय। अभी हाल ही में क्या होता, विश्वकर्मा एक ब्लॉक है, वहां पर एक मीटिंग के जरिए धामी जी ने क्या किया था, अनावरण किया था, किसका, इस हेल्थ एटीएम का। इसके पीछे मकसद क्या है सरकार का, सरकार का मकसद इसके पीछे क्या है कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहाँ लगाएगी, चार धाम यात्राओं, चार धाम यात्राओं पे लगाएगी, ताकि क्या हो सके, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो सके भारी यात्रियों, ठीक। ध्यान रखना भाई, देहरादून है। देखो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक। एक बूंद खून से 30 सेकंड के भीतर कितनी, 72 तरह की जांचें की जाएगी, ठीक। चलो आगे आ जाओ। वर्ष 2022-23 के लिए राज्य स्तरीय शैलेश मटियानी पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, शैलेश मटियानी पुरस्कार। कितने शिक्षकों को मिला इस बार 22-23 के लिए, 17, कितनों को मिला, 17 को मिला। और भाई देखो 17 में क्या क्या है,
बेसिक जो शिक्षक है वो कितने हैं? 10। माध्यमिक जो है वो कितने हैं? 6। और जो प्रशिक्षण संस्थानों से, संस्थान से कितने? 1। टोटल कितने हो गए? 17। ठीक, 17 लोगों को मिला है। और ये कब से शुरू किया है उत्तराखंड सरकार ने? 2009 से। ये भी याद रखें, कई बार सीधा पूछ लेता है। शैलेश मटियानी पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किए गए? तो 2009 से प्रारंभ किए गए। ठीक, चलो आगे बढ़ो। ठीक, ये कब हुआ था भाई? 2 मार्च 2023 को। ठीक, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे? जो कि उत्तराखंड में होंगे, इसलिए क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ये भी पूछ सकता है भाई कि 2023 में जो उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल हुए वो कौन सा संस्करण था? तो कौन सा था? 38वां था। इससे पहले 37वां कहाँ हुआ? ये तो होना है अभी 24 में। 37वां 2023 में कहाँ हुआ? गोवा। ये कहाँ हुआ? गोवा। इसमें दो चीज ध्यान रखेंगे भाई। एक तो भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना बताओ। 1927। 1927। ठीक, इस समय अध्यक्ष कौन है इसकी? पहली महिला अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। पीटी उषा। ठीक, तो पीटी उषा जी ने क्या, अभी हल्द्वानी में हाल ही में एक बैठक आयोजित हुई थी जिसमें पीटी उषा जी ने क्या कहा कि 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड में और अंदर पूछ ले कि भाई जो 38वां राष्ट्रीय खेल होना है उत्तराखंड में वो कितने स्थानों पर होना है? तो ये भी ध्यान रखना भाई, कितने होना है? 7 जगहों पर। 7 स्थानों पर ये खेल, राष्ट्रीय खेल 38। ठीक, चलो नेक्स्ट आओ। देश का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक। मैंने क्या कहा आपको कि जहां पहला लग जाएगा वो भी देश का पहला, है ना? तो क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो देश का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक किस राज्य में? किस राज्य में भाई? उत्तराखंड। ये स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी हैं जो उन्होंने इसका लोकार्पण किया था। और इसमें क्या है देखो भाई, होता क्या है कि जो प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है किसकी? शिशु जो बच्चा होता है, नहीं जो मदर होती है उनकी मृत्यु हो जाती है प्रसव के दौरान। तो फिर दिक्कत संकट ये आ जाता है कि भाई दूध कैसे उसके लिए पूरा हो ना, जो नवजात छूट गया पीछे उसके लिए दूध कैसे पूरा हो। उसको दृष्टिगत रखते हुए क्या उत्तराखंड सरकार ने एक फैसला लिया कि भाई जो धात्री महिलाएं होती हैं वो क्या कर सकती है? दुग्ध दान दे सकती हैं, जिससे क्या हो, जो अनाथ बच्चे, जो नवजात अनाथ बच्चे हो उनकी क्या हो सके? दूध की जो पूर्ति हो सके वो कर सके। अच्छी स्कीम है। ठीक, ध्यान रखना भाई, उत्तराखंड पहला है देश का। ठीक, इसके बारे में है, आप देख सकते हैं। ठीक, चलो 25वां क्वेश्चन देखिए। देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर। ध्यान रखना भाई, ये भी क्या है? देश का पहला है। जो भी देश का पहला है और आंसर उत्तराखंड है तो आप लोगों के लिए क्या है? बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक, तो देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ का किसका? उत्तराखंड। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या किया इस समय? 900 किलोमीटर, लगभग 900 किलोमीटर का क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बना रहा है, जिसमें क्या होगा? चारों धामों को जोड़ा जाएगा। चारों धामों को जोड़ा जाएगा। और किसके लिए? इलेक्ट्रिक वाहनों को क्या, प्रोत्साहन के लिए। इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन करेंगे, जिसके पीछे उद्देश्य सरकार का क्या है कि क्या हो? प्रदूषण मुक्त, है ना? प्रदूषण मुक्त हो। इलेक्ट्रॉनिक वाहन से क्या होता है? धुआं वगैरह, ये जो प्रदूषण है वो कम। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक वाहनों में क्या दे रहा है? सब्सिडी भी दे रहा है और क्या कर रहा है? प्रोत्साहन भी कर रहा है उसका, कि ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदें। तो इसके तहत क्या होगा, अगर आपने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा और 900 किलोमीटर की अगर आप उसमें जा रहे हैं, तो प्रत्येक 30 किलोमीटर में, प्रत्येक 30 किलोमीटर में क्या मिल जाएगा? चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो भाई देखो, जब सुविधाएं होती हैं, जैसे आप चार धाम यात्रा जाएंगे, अगर वहां चार्जिंग की सुविधा ही नहीं होगी तो आप क्यों ले जाएंगे अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी? आप दूसरी ले जाएंगे, जो आपको पता है कि जिसका फ्यूल क्या मिल जाएगा? आसानी से मिल जाएगा, है ना? तो इसी तरीके से जब हर 30 किलोमीटर में लगी तो हर कोई सोचेगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से जाया जाए। है, इससे दो फायदे हैं भाई, पर्यावरण को फायदा मिलेगा और क्या होगा? योजना भी आपकी से चल जाएगी। चलो नेक्स्ट। ठीक, देखो इसके बारे में लिखा है
ये वाहन चार्जिंग स्टेशन का जगह भी चिन्हित कर ली गई है। बहुत तेजी से चल रहा है भाई। ठीक, चलो 26वां क्वेश्चन देखो। किस व्यक्ति को दिल्ली में राष्ट्रीय किसान पुरस्कार सम्मानित किया गया? देखो भाई, किसको किया गया? गोपाल दत्त उप्रेती। गोपाल दत्त उप्रेती। गोपाल दत्त उप्रेती। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है आपसे कि जो गोपाल दत्त उप्रेती हैं, जिन्हें अभी हाल ही में राष्ट्रीय किसान सम्मान पुरस्कार मिला, वो कहाँ किस जनपद से संबंध रखते हैं? कहाँ से रखते हैं? अल्मोड़ा। कहाँ से रखते हैं? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कहाँ? ताड़ी खेत, रानी खेत। ताड़ी खेत, रानी खेत की कौन है? गोपाल दत्त उप्रेती। एक चीज और याद रखेंगे इसके बारे में, इन्हें और क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है एप्पल मैन। उत्तराखंड का एप्पल मैन की संज्ञा किसे दी गई? गोपाल दत्त उप्रेती। क्यों दी गई भाई? इन्होंने सेब की कम से कम 12 से 13 प्रजातियां ऐसी बनाई हैं जो क्या हो, सुरक्षा की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से, और क्या उन्नत किस्म की किस्में तैयार, फल तैयार हो, ऐसी इन्होंने बनाई। और इस पे अभी तक निरंतर प्रयासरत है कौन? गोपाल दत्त उप्रेती। एक चीज और है इनके नाम, आप देखोगे इनके नाम क्या है। एक 7.2 फुट का पौधा उगाया इन्होंने। किसका? धनिया का। 7.2 फीट का धनिया का पौधा उगाया इन्होंने। कहाँ? अपने यहाँ वहीं, ठीक है, अल्मोड़ा में। जिसके लिए इन्हें क्या मिला? गिनीज वर्ल्ड बुक रिपोर्ट में क्या मिला? स्थान। तो अपने आप में बड़ी बात है भाई। 7.2 फुट का धनिया का पौधा। ठीक, बड़ी बात है। बेमौसमी सब्जियां उगाते रहते हैं, है ना, ताकि क्या हो, जो भी ये किसान हमारे गांव में है, उनको जो ये फसलों मतलब मौसम के कारण या किसी भी कारणवश जो कठिनाई झेलनी पड़ती है, वो क्या हो, सही। ठीक, इसलिए इन्हें क्या मिला भाई? राष्ट्रीय किसान पुरस्कार। चलो आगे आओ। देखो, एप्पल मैन के नाम से मशहूर, ठीक, ये भी ध्यान रख लेना भाई, एप्पल मैन के नाम से मशहूर है। ब्लेक गांव के, गांव का नाम भी देख लो, ब्लेक गांव। ठीक भाई, चलो। जैविक खेती करते हैं इसलिए ज्यादा फेमस है। चलो आगे आओ। 27वां नंबर देखो भाई। हाल ही में जारी इसरो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का, जो हाल ही में जारी इसरो ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कितने? 147, 147 जिलों की इसने क्या की? रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इसने बताया भाई क्या, कि भूस्खलन की दृष्टि से कौन सबसे ज्यादा संवेदनशील है, ऐसे 147 जिले बताए। किसने? इसरो। तो इंपॉर्टेंट है, इसमें आंसर कौन सा है? रुद्रप्रयाग और टिहरी। अब देखो भाई, उत्तराखंड ने टॉप कर दिया इसमें भाई। रुद्रप्रयाग पहले नंबर पे है और टिहरी दूसरे नंबर पे। कितने में से? 147 जिलों में से। ठीक, भूस्खलन की दृष्टि से। ये देखो, रुद्रप्रयाग पहले नंबर पे है, टिहरी दूसरे नंबर पे है, तीसरे पे थ्रिशूर है केरल का। ठीक है, टॉप 10 की लिस्ट है, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 13 जिलों की रिपोर्ट जानना चाह रहे हैं, तो ये उत्तराखंड, जो अभी 147 की आई, जिसमें उधम सिंह नगर क्या है, 147। ठीक है, लेकिन पहला दूसरा इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखेंगे, रुद्रप्रयाग और टिहरी। चलो, चलो भाई, एक और देखो। 13,000 फुट की, 28वां क्वेश्चन, 13,000 फुट की चंद्रशिला चोटी फतेह कर कीर्तिमान रचने का नंदा, नाम क्या है? नंदा, किस जनपद से बिलोंग करती है? ये किससे? नैनीताल से। नैनीताल में एक मंदिर है, नैना देवी का मंदिर, जिसमें किसकी पूजा होती है भाई? नंदा सुनंदा, दो बहनों की पूजा होती है ना, नंदा देवी और सुनंदा देवी। ठीक, उससे ध्यान रखेंगे, नंदा कहाँ? नैनीताल। 5 वर्षीय है अभी, इतनी छोटी है देखो, और 13,000 फीट की क्या कर दी? चंद्रशिला चोटी इन्होंने पार कर दी, फतेह कर दी। इनकी जो मदर है वो भी क्या है? माउंटेनर है, पर्वतारोही। ये इनकी मदर है, और ये खुद है। तो भाई बड़ी बात है, याद करने योग्य चीज है, याद करो इसे। ठीक, इनके बारे में बताया गया है, आप इसे देख सकते हैं। चलो भाई, 29वां क्वेश्चन है। हाल ही में किस जनपद को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2023 दिया गया? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद करना है भाई। किसको मिला? रुद्रप्रयाग। किसको मिला? रुद्रप्रयाग को। अब डिजिटल अवार्ड क्यों मिला भाई रुद्रप्रयाग को? क्या किया इन्होंने ऐसा?
इसके पीछे की कहानी ये भी है भाई कि इसको क्यों मिला डिजिटल। यहाँ के जो डीएम है मयूर दीक्षित जी, अब तो नहीं है, अब तो चेंज हो गए, पर जो उस वक्त तत्कालीन डीएम जो थे मयूर दीक्षित जी, उन्होंने क्या है, पर्यावरण संतुलन करने के लिए या पर्यावरण क्या बचाने के हेतु जो प्लास्टिक है ना, अब देखो सिंगल यूज प्लास्टिक क्या बैन कर दिया उत्तराखंड। लेकिन क्या है, सरकार ने तो बैन कर दी, काफी हद तक कैसे रोक लगाई जाए। भाई पानी की बोतलें हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें हैं, सब सिंगल यूज प्लास्टिक तो है। तो एक मयूर दीक्षित जी ने एक अच्छी वो की कि इन्होंने पहले चरण में क्या किया, केदारनाथ ट्रैक को, जो केदारनाथ मंदिर है उसके जो ट्रैक, उसका जो रास्ता है उसमें क्या किया, क्यूआर कोड की व्यवस्था की। उन्होंने क्या किया, जो बोतलें, पानी की बोतलें आएंगी, कंपनी के साथ टाई अप किया और पायलट पायलट प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ वाले रूट में क्या कर दिया, बोतलों में क्यूआर कोड लगाना शुरू कर दिया। उससे क्या होगा भाई, उससे ये होगा कि जब आप पानी लेने जाओगे दुकान में तो वो 10 रुपए एक्स्ट्रा लेगा, 20 रुपए की बोतल है तो 30 रुपए लेगा आपसे। ठीक, अब आप उस पानी को, बोतल को अपने साथ कैरी करते हुए लेंगे। अगर आप उस बोतल को वापस लाओगे दुकानदार के पास तो वो 10 रुपए आपको रिफंड होंगे, अन्यथा वो नहीं होंगे। कितनी अच्छी पहल है भाई, देखो, आदमी 10 रुपए के लिए तो बोतल ले ही आएगा वापस, और चलो मान लिया नहीं भी लाया तो जो उससे 10 रुपए इकट्ठा हुआ वो दूसरी जो उत्तरदायी संस्था होगी वो अपने आदमी लगा के इकट्ठा करवा सकती है। इससे क्या हुआ, सरकार पे कोई बर्डन एक्स्ट्रा नहीं पड़ा, और पर्यावरण क्या हो गया, आपका स्वच्छ रहेगा, संतुलित रहेगा, जो प्लास्टिक इधर उधर फैला रहता है वो सही रहेगा। और जब केदारनाथ ट्रैक वाले पे इनका पहला चरण का पायलट प्रोजेक्ट जो सफल हुआ, तब इन्होंने किस पे किया, चोपता देवरिया ताल वाले रास्तों पे भी से किया। ठीक, तो अच्छी पहल थी भाई, इसीलिए क्या हुआ, इन्हें रुद्रप्रयाग को सिल्वर मेडल मिला था इसमें, जो डिजिटल इंडिया अवार्ड है इसमें सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल इन्हें मिला था। ठीक, इसके बारे में देखिए महत्वपूर्ण तथ्य है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक, चलो आज के सेशन का लास्ट राज्य के परिदृश्य का जो सवाल है वो आपके सामने ही रहा, देश भर में जीएसटी चोरी की, देश भर में जीएसटी चोरी की पहली सजा, क्योंकि पहली है तो जहां पहली है उत्तराखंड, और अगर उसमें आंसर है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। किसको मिली भाई, उत्तराखंड। कहाँ मिली, हरिद्वार के एक व्यापारी को मिली। देखो भाई, देश भर में अपने तरह का पहला मामला कि जीएसटी चोरी करने पे क्या मिली, सजा मिली। अधिकतम कितनी है, 5 साल की सजा है जीएसटी चोरी। ठीक, तो ये देखो देश भर में पहली बार माल एवं सेवा कर अधिनियम के तहत सजा उत्तराखंड के व्यापारी सुरेंद्र सिंह को 5 साल की, कितने करोड़ का, 17 करोड़ का फर्जी क्लेम कर दिया था इन भाई साहब। तो हरिद्वार जो सीजीएम कोर्ट है उसने इसे सजा सुनाई थी। तो उत्तराखंड देश का पहला एक ऐसा राज्य हो गया जहां पर क्या हुआ था, पहली सजा सुनाई गई जीएसटी चोरी। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, आई होप कि आप लोगों का ये जो करंट अफेयर का सेशन है वो आप लोगों को समझ आ रहा होगा। हमारी कोशिश रहती है भाई देखो कि ऐसे क्वेश्चनों का चयन किया जाए जिनकी संभावनाएं क्या हो, आने वाले पेपरों में अधिक से अधिक हो सके। ठीक, चलिए आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।